सो नेक्स्ट है हेल्थ एंड फर्टिलिटी। हेल्थ एंड फर्टिलिटी में सबसे पहला है प्रोडक्टिव लाइफ। तो सर आपण ते जोडून जाऊ सर. प्रोडक्टिव लाइफ में आप इंडिया में आपने देखा होगा कि चालू बहुत आहे. इंपॉर्टेंट प्रोडक्टिव लाइफ का इंपॉर्टेंस है, बिकॉज 305 दिन ये एक स्टैंडर्ड प्रोडक्टिव प्रोडक्शन का एक पीरियड होता है, लॉन्जिविटी होती है एक इसकी, और साथ में ही कम से कम 8 से 10 लैक्टेशन एक काऊ ने देना चाहिए, एक ये स्टैंडर्ड होता है। हमने ये देखा है कि काऊ जो है आउट ऑफ हर्ड हो जाती है अगर वो 5वें या 6वें से बाहर निकल जाती है। आपने अगर देखा होगा, अगर हम ये सवाल पूछे कि अगर किसी फार्मर के यहाँ पे 100 गाय है तो 100 में से कितनी गाय जो है वो 6 लैक्टेशन के बाद वाली है, तो आपको हार्डली 10% जो गाय है वो 6 लैक्टेशन के आगे वाली दिखेगी, बाकी सब 6 या 7 लैक्टेशन के नीचे वाली होती है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि 3rd, 4th, 5th लैक्टेशन के बाद में बहुत सारी बीमारियां और बहुत सारे चैलेंजेस फार्मर्स को आने शुरू हो जाते हैं, और उसके वजह से उसे उसके एनिमल को कल करना पड़ता है। कल डजंट मीन दैट स्लॉटर, बट कल मीन्स उसे उसके एनिमल को वहां से निकाल के मोस्टली वो दूसरे फार्मर को बेच देता है और उसके यहाँ से वो एनिमल निकल जाता है। अगर हमें अच्छा प्रोडक्टिव लाइफ वाला एनिमल मिला जो आपके यहाँ पे एज ए हीफर उसने बर्थ लिया है, आपने उसका अप टू 6, 7, 8 लैक्टेशन तक अगर आपने उसका अच्छा दूध लिया, तो उससे आपके फार्म की प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो बढ़ सकती है। इससे फायदा क्या होता है? जो एनिमल बेचना, क्योंकि आप जब बेचने जाते हो तो आपको कम रेट मिलता है, और अच्छा एनिमल खरीदने जाते हो तो आपको ज्यादा पैसा देना पड़ता है। ये ट्रांजैक्शन में जो आपका लॉस होता है वो आपका बचता है, और जो एक एनिमल होता है उसकी हिस्ट्री आपके पास रहती है, और उससे आप अच्छा ब्रीडिंग करके अच्छी जनरेशन आप डेवलप कर सकते हैं। तो अच्छे प्रोडक्टिव लाइफ का एनिमल होना बहुत अच्छा होता है। तो इसे किस तरह से सिलेक्शन करना है? सबसे पहले अगर आपके यहाँ पे 10, 20, 25, 50 या 100 एनिमल है, आप सबसे पहले देखिए कि आपके फार्म की प्रोडक्टिव लाइफ कितना है। ज्यादा से ज्यादा आपके यहाँ पे कितना देर तक आपके यहाँ पे एनिमल प्रोडक्शन में रहता है, कब वो आउट हो जाता है। अगर दैट इज द बॉदरेशन फॉर यू, तो आपको जो है एनिमल प्रोडक्टिव लाइफ -7 से +7 का आपको सिलेक्शन करना है। यहाँ पे हायर नंबर जो होता है वो प्रीफर्ड होता है। अगर आपको 7 वाला एनिमल मिल जाता है, 6.5, 5.5 उस तरह का अगर एनिमल मिल जाता है, तो आप उसको प्रेफरेंस दे सकते हैं, क्योंकि आपका प्लान है आपके फार्म की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। तो आपको क्या करना है? आप कोई भी 10 एनिमल ले लीजिए, और 10 एनिमल में सबसे अच्छी प्रोडक्टिव लाइफ वाले कौन से बुल है उसको सबसे पहला सिलेक्शन कीजिए। वो आपका सबसे पहला सिलेक्शन का क्राइटेरिया होना चाहिए, अगर आपका फोकस प्रोडक्टिव लाइफ की तरफ है। अगर आप चाहते हो कि एनिमल जो है 4 या 5 लैक्टेशन के बाद अगर बीमार पड़ जाता है, आउट हो जाता है आपके हिस्से, आपको भी उसको ज्यादा लॉन्गेविटी तक रखना है, तो आपका फोकस होना चाहिए प्रोडक्टिव लाइफ की तरफ। फिर है लिवेबिलिटी। अगेन एज से रिलेटेड है कि उसका कितना ज्यादा देर तक वो गाय मिल्किंग में रहती है। फिर है डॉटर्स प्रेगनेंसी रेट। हमारे यहाँ इंडिया में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है फर्टिलिटी का प्रॉब्लम, तो ये है डॉटर्स प्रेगनेंसी रेट। ये आपको बताता है कि डॉटर्स प्रेगनेंसी रेट डिफाइन एज परसेंटेज ऑफ नॉन प्रेग्नेंट काउज दैट बिकम प्रेग्नेंट। आपके यहाँ पे ऐसे कितने काउज है जो नॉन प्रेग्नेंट है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है, ऐसा कितना परसेंटेज है, तो ये डिफाइन करता है आपका डीपीआर। जितना अच्छा डीपीआर उतना अच्छा बुल। तो ये भी आपको जो है +3 to -3 में आपको बुल्स आपको मिल जाते हैं। तो आप इसमें हायर द वैल्यू बेटर द बुल, किस फॉर्मूला से आप बुल का सिलेक्शन कर सकते हैं। ऐसा बहुत डिफिकल्ट होता है कि आपको ऑलराउंडर बुल मिलेगा। अगर आप प्रोडक्टिव लाइफ के लिए अच्छा बुल देखोगे तो हो सकता है डीपीआर के लिए वो खराब है, लेकिन हो सकता है कि डीपीआर ये आपके लिए प्रॉब्लम ही नहीं है। तो उसमें डरने की बात नहीं है कि अगर डीपीआर निगेटिव आ गया है तो मैं ये बुल नहीं लेना, ऐसा नहीं होता है। जैसे कि ऑप्टिमम है -3 तक, तो बिल्कुल -3 तक का आप जा सकते हो। जितना अच्छा रहेगा उतना बुल सिलेक्शन कर सकते हो। इसीलिए हर कंपनी का बुल को आप शॉर्टलिस्ट करो। ऐसा जरूरी नहीं है एबीएस का ही लेना चाहिए, इंडिया में बहुत सारे फॉरेन कंपनी के भी बुल मिलते हैं। सभी को शॉर्टलिस्ट करना है, उसमें देखना है कि सबसे अच्छा डीपीआर या सबसे अच्छा प्रोडक्टिव लाइफ किसका है, और उस तरह से आपको बुल का चयन करना है। नेक्स्ट आता है SCS एंड HCR। SCS स्टैंड्स फॉर सोमेटिक सेल स्कोर। आप सभी लोग जानते हैं जो मिल्क होता है उसमें सोमेटिक सेल स्कोर होते हैं, जो आपका ऑर्डर होता है वहां पर भी सोमेटिक सेल्स होते हैं, और ये जो सोमेटिक सेल्स का स्कोर होता है
इसके बेसिस पर हम ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले जनरेशन में क्या हमें कम से कम मस्टैटिस वाले एनिमल्स हमें मिल सकते हैं या नहीं। इसका भी एक पैरामीटर ये होता है कि सबसे 3 से नीचे अगर आपका जितना कम वैल्यू उतना बुल अच्छा, 2, 2.0, 1.5 अगर इस तरह का बुल आपको मिलता है सोमैटिक सेल स्कोर का, तो वो बुल अच्छा है। ये किसके लिए है? जिन फार्मर के फार्म में मस्टैटिस का सबसे ज्यादा चांसेस है। अभी हमने ये रिकमेंड किया है कि मस्टैटिस के लिए सोमैटिक सेल स्कोर प्लस देयर इज अ यूडीसी, उसका हम आगे में जिक्र करेंगे, और ट्रांजिशन राइट, ये 3 पैरामीटर को इकट्ठा करना, बिकॉज ये तीनों पैरामीटर मस्टैटिस से रिलेटेड है। तो तीनों का इकट्ठा चयन करके फिर अगर आप बुल का सिलेक्शन करते हो तो आपको मस्टैटिस में अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर है हीफर कंसेप्शन रेट। इसका मतलब यह है कि आपके यहां की जो हीफर है उसको कंसीव रहने की क्या पॉसिबिलिटी है। तो ये जो होता है ये फिर से ये जेनेटिक्स के है, इसमें बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज और ये सब चीजें देखी जाती है, और यह कंसिडर किया जाता है कि इस बुल से आने वाली जो हीफर है उसमें क्या एबिलिटी है, वो कितना ज्यादा रहेगी। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 1.5%, इसका मतलब है अगर 1% मोर चांसेस है, या फिर आपके यहाँ पे 1.5% ज्यादा चांसेस है एवरेज से। और ये एवरेज कौन सा है? यूएस का एवरेज मैं बता रहा हूँ, जहां पे शायद कंसेप्शन रेट हो सकता है 45% है या 47% है, हीफर में वो थोड़ा ज्यादा होगा, तो उससे भी ज्यादा कंसेप्शन रेट मिलने का आपको इसमें चांसेस है। तो एनिमल आर लाइक दैट। फिर आता है काउ कंसेप्शन रेट। काउ कंसेप्शन रेट ये होता है कि जो आपकी लैक्टेटिंग काउ है, लैक्टेटिंग काउ को फिर से डबल इंसेमिनेशन होके फिर से वो प्रेग्नेंट रहने की क्या पॉसिबिलिटी है। हमने देखा है हमारे यहाँ इनफर्टिलिटी के केसेस 3rd, 4th, 5th लैक्टेटिंग फर्टिलिटी के केसेस बहुत आते हैं। उसके कई रीजंस हो सकते हैं, मे बी यूट्राइन डिसऑर्डर, मे बी पायोमेट्रा, रिटेंशन ऑफ प्लासेंटा, या फिर साइलेंट हीट, या फिर मे बी फीड रिलेटेड इशू, सम डेफिशिएंसी रिलेटेड इशू। देयर आर सेवरल फैक्टर्स associated with the cow conception rate. लेकिन अगेन जेनेटिक्स प्ले अ वाइटल रोल, कि अगर अच्छा जेनेटिक्स है so animal has ability to overcome such issues and give a better results to you. तो CCR के बेसिस पे हम ये देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे कैसे हमें अच्छा काउ कंसेप्शन रेट मिल सकता है। उसके बाद में 2 पैरामीटर्स है, उसमें है CDN MSP और CDN MT, ये हम एक साथ लेंगे। इसका मतलब है मिल्किंग स्पीड। ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है बड़े डेयरी फार्म में। जैसा आपने देखा है रोटरी मिल्किंग पार्लर है, रोटरी मिल्किंग पार्लर का एक प्रॉपर स्पीड होती है कि जब एनिमल ने एंट्री किया, जब उसमें आपने मिल्किंग मशीन लगा दी, उसके बाद में मिल्किंग कब लगाने के बाद में जब वो एनिमल एग्जिट होता है, उसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उस टाइम में ही 100% या जो प्रॉपर मिल्किंग होना है वो हो जाना है। अगर नहीं होता है तो फार्मर लॉस में होता है। उसी तरह से अगर मिल्किंग लेट डाउन फास्ट नहीं होता है तो ये भी होता है। इसमें एनिमल का टेम्परामेंट देखा जाता है, और एनिमल का टेम्परामेंट का स्टडी करके इस तरह से ब्रीडिंग किया जाता है कि वही एनिमल सिलेक्ट किए जाते हैं जिसमें मिल्किंग स्पीड या मिल्किंग टेम्परामेंट अच्छा है, और उसका फायदा फार्मर्स को आगे हो सकते हैं। जिस भी बुल में, बुल विथ स्कोर ऑफ 100 फॉर बोथ द ट्रेड्स इंडिकेट एवरेज, अगर ये 100 है तो इसे एवरेज कंसिडर किया जाता है। AHI एनिमल हेल्थ इंडेक्स, तो इसमें फिर से आता है मस्टैटिस, मेट्राइटिस और कीटोसिस, और बाकी डिस्प्लेस, एबोमेजम, हाइपोकैल्शिमिया, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, ट्विनिंग रेट और हीफर सर्वाइवल, इसके ऊपर भी कंसिडरेशन देके ये AHI हेल्थ इंडेक्स कंसिडर किया जाता है। अगेन 100 इज द एवरेज एंड अकॉर्डिंगली देन यू कैन गो फॉर सिलेक्शन। फिर आता है रिसेसिव जीन, इसमें आते हैं बहुत सारे वेटरनरियंस को इसके बारे में पता है। इसमें आपको 2-3 चीजें दिखेगी। एक होता है कि फ्री ऑफ हेप्लोटाइट्स, तो अगर वहां पे T लगा है तो दैट इज फ्री ऑफ दैट हेप्लोटाइट। अगर वहां पे F है तो फ्री ऑफ दैट हेप्लोटाइट है। अगर वहां पे T है तो T इज लाइक नॉन कैरियर ऑफ हेप्लोटाइट, और अगर C लगा है सफिक्स तो वो है कैरियर है हेप्लोटाइट्स के लिए। तो यहाँ पे 2 तरह के हेप्लोटाइट्स हमने दिखाए गए हैं। सबसे पहला जो होता है वो है आपके कोलेस्ट्रॉल डिफिशियंसी का, कि HCDC, आप देख सकते हैं यहाँ पे HCDC में T लगा है, इसका मतलब जो है फ्री ऑफ दैट हेप्लोसाइट। तो यहाँ पे 3 तरह के आपको हेप्लोटाइट्स मिलेंगे, HCDC, HCDF और HCDC।
तो बुल का सिलेक्शन करते वक्त बिल्कुल आपको इस चीज की तरफ भी ध्यान देना है कि किस तरह के रिसेसिव जीन इसमें है और कोलेस्ट्रॉल डेफिशिएंसी की पॉसिबिलिटी आपको उसमें दिख सकती है। बाद में है हेप्लोटाइट्स दैट नेगेटिवली अफेक्ट द फर्टिलिटी। फिर से यहाँ पे आपको देखना है कि टी 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 टी, हर जगह पे आपको यहाँ पे टी दिख रहा है। तो यहाँ पे अलग अलग जीन है, HH1, HH1, HH2, HH3, और उसके बाद में यहाँ पे अगर आपको टी, एफ या सी है, इससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये फर्टिलिटी के लिए जो हेप्लोटाइप्स है, क्या वो फ्री है, क्या वो कैरियर है, या क्या वो पॉजिटिव में है। ठीक है, तो इसी तरह से आप जो सिलेक्शन है वो कोलेस्ट्रॉल डेफिशिएंसी और फर्टिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू भी आप कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे हमारा 7 नंबर का पैरामीटर, दैट इज काविंग ईज, सायर काविंग ईज और डॉटर काविंग ईज। हमारे यहाँ पे इंडिया में हमने देखा है कि डिस्टोकिया ये सबसे बड़ा एक चैलेंज है, गाय में डिस्टोकिया होता है। और ये पैरामीटर कैसे बना है, सायर काविंग ईज और डॉटर काविंग ईज, इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आगे देने वाला हूं जब हम कंफर्मेशन समझेंगे, वहां पर मैं आपको दूंगा। लेकिन ये मैं यहाँ ये बताना चाहता हूं कि अगर आपके फार्म में किसान है या फिर आप एज ए वेटरनरियन हो और आपने देखा है कि फार्म में डिस्टोकिया के चांसेस ज्यादा है, तो देयर आर 2 सॉल्यूशन। 1, यूज द सेक्स सीमेन। सेक्स सीमेन से क्या होता है, एक तो पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग 90% फीमेल इज मोर, इसके वजह से आपका 90% पॉसिबिलिटी तो ये है, फीमेल है तो 90% चांस ये है कि एनिमल छोटा रहेगा, जो बर्थ वेट है वो छोटा रहेगा, एनिमल का साइज छोटा रहेगा। तो अगर साइज और शेप की वजह से अगर डिस्टोकिया हो रहा है तो उसकी पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। नंबर 2, बहुत सारे साइंटिफिकली ये देखा गया है कि जो कुछ बर्थ वेट होता है एनिमल का, इस तरह से ब्रीडिंग किया जाता है कि उसका बर्थ वेट कम से कम हो, जिससे आपको सायर काविंग ईज और डॉटर काविंग ईज जैसे पैरामीटर की तरफ देख के आप ये अश्योर कर सकते हैं कि इससे आपको एक फायदा मिलेगा। इसका मैं एक आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। हमने हमारा सीमेन जो है वो नागालैंड में दिया था, एंड नागालैंड में जब हमने सीमेन दिया, हमने तो उन्हें कुछ 8000 डोजेस दिए थे, और उसके बाद में जब हमने उनसे चेक किया कि सीमेन का रिजल्ट कैसा है, प्रोडक्शन कैसा है, तो सबसे ज़्यादा अगर हमें रिस्पांस मिला तो उन्होंने कहा कि सर सबसे अच्छी बात हमें लगी है कि हमें आपका सीमेन यूज़ करने के बाद उस एनिमल में जहाँ जहाँ पर भी ये था उसमें अभी हमें डिस्टोकिया की कंप्लेंट आना बंद हो गई, क्योंकि नागालैंड समान जगह पे वेटरनरियन को कॉल आने के बाद में डिस्टोकिया को अटेंड करना बहुत डिफिकल्ट होता था, क्योंकि वहाँ के हिली टेरेन की वजह से 50 किलोमीटर भी जाने के लिए करीबन उनको 4-4 घंटे लग जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जब डिस्टोकिया की केसेस कम हो जाती है, जब आप इसको मास लेवल पे करते हो, तो इसका बेनिफिट आपको अच्छे से देखने को मिलता है। सायर स्टिल बर्थ एंड डॉटर स्टिल बर्थ। तो अगर स्टिल बर्थ की चैलेंजेस है किसी फार्म में, तो डेफिनेटली सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, ब्रीडिंग से आप उस पे अच्छे लेवल से कंट्रोल कर सकते हैं। तो फॉर द स्टिल बर्थ इशू देयर आर सोल्यूशन लाइक सायर स्टिल बर्थ एंड डॉटर स्टिल बर्थ। Then this is the last portion, that is a confirmation trait, and this will take another 20 minutes of ours। और अभी हम इसको confirmation trait को देखते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा टॉपिक है। बहुत सारे फार्मर्स मैंने देखे हैं, वो सबसे ज़्यादा कन्फर्मेशन की तरफ उनका रुझान ज़्यादा होता है। और पंजाब में भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे पंजाब के जो किसान हैं वो कन्फर्मेशन के ऊपर बहुत भरोसा करते हैं, और वैसे ही जो चैंपियन काउज और जो शो एनिमल्स वो ब्रीड करते हैं, तो उसमें कन्फर्मेशन की तरफ वो ज़्यादा उनका कंसिडरेशन रहता है। अगेन अगर आप होल्स्टीन एसोसिएशन पे चले जाते हैं तो आपको अलग अलग कन्फर्मेशन के पैरामीटर्स दिखेंगे, जैसे आप देख सकते हैं, मैं यहाँ अंडरलाइन कर रहा हूँ। तो जैसे कि स्ट्रेचर है, स्ट्रेंथ है, उसके बाद में 4 अडर अटैचमेंट, और ये अलग अलग पैरामीटर्स है। और उसका एवरेज एसटीए डायरेक्शन उन्होंने दिया है कि अगर 0.58 अगर आता है तो उसको हम टॉल कहेंगे, 0.15 है तो उसको हम स्ट्रॉन्ग कहेंगे, उसके नीचे वाले को हम ये कहेंगे। तो ये एक एवरेज बनता है, और ये एवरेज कब का है, तो ये पब्लिश हो जाता है, जैसे कि ये दिसंबर 2020 का डेटा मैंने यहाँ पे लगाया है। इसी तरह से आप अपडेटेड इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और अपडेटेड पेडिग्री से देख सकते हैं कि अभी का एवरेज क्या चल रहा है, और उसके कंपैरिजन में जो भी पेडिग्री आपके पास अवेलेबल है वो कहाँ पे स्टैंड करती है। तो सबसे पहले एक होता है लीनियर कंपोजिट इंडेक्स। सबसे ऊपर जैसा आपने यहाँ देखा होगा पेडिग्री में, मैं फिर से पेडिग्री में वापस जाता हूँ, यहाँ पे आपको दिखेगा ब्लू कलर में, ये जो ऊपर का पार्ट है ये है लीनियर कंपोजिट इंडेक्स। सो लीनियर कंपोजिट इंडेक्स क्या होता है, ये एक
कैलकुलेशन होता है नीचे वाले दिए गए पैरामीटर का एक इकट्ठा कैलकुलेशन, जैसा यहाँ पे कंपोजिट इंडेक्स बनाया गया है। एक कंपोजिट इंडेक्स होता है अडर का, एक होता है डेयरी कैपेसिटी का, एक होता है फीट एंड लेग का, और एक होता है बॉडी वेट का। सो वी विल सी वन बाय वन। तो सबसे पहला होता है यूडीसी, इसको कहते हैं अडर डेयरी कंपोजिट। और अडर डेयरी कंपोजिट का मतलब है ये एक कंपोजिट इंडेक्स है अडर का। इसमें कितने पैरामीटर इंक्लूड किए गए हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये 5 पैरामीटर्स हैं और 4 टोटल 9 पैरामीटर्स को इकट्ठा करके इसका भी एक फॉर्मूला है, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे उसका फॉर्मूला भी। आपको उस हर एक फॉर्मूला को याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप समझ लीजिए जो भी फार्मर अडर से परेशान है कि भाई गाय उनके यहाँ अगर 10 गाय है, 20 या 50 गाय है और सभी का अडर स्कोर बहुत खराब है, सबसे बेस्ट तरीका है आप यूडीसी सिर्फ एक पैरामीटर के बेसिस पे बुल का चयन कीजिए। अगर आपको वो पॉजिटिव में मिलता है सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें टोटल 9 अडर के पैरामीटर को इकट्ठा करके वो एक यूडीसी पैरामीटर बनाया गया। और ये जो यूडीसी के पैरामीटर ये सब आपको यहां देखने को मिलेंगे, नीचे में ये सभी पैरामीटर हैं, हम इंडिविजुअल भी पैरामीटर्स आगे जाके देखेंगे। तो अडर का ही चैलेंज है, यूडीसी इज द रिकमेंडेड पैरामीटर। सो वन सॉल्यूशन फॉर ऑल अडर। अभी आप देख सकते हैं इसमें फिर से वेरी कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है। इसमें अलग अलग 4 अडर, अडर क्लेफ्ट, रियर टिट प्लेसमेंट, रियर अडर हाइट, अडर डेप्थ, ये अलग अलग टोटल 9 पैरामीटर्स को स्कोरिंग करके उसको एक फॉर्मूला में डाल के इसका एक फाइनल स्कोर बनता है, उसी से आप इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। तो साइंटिस्ट लोगों ने ये बहुत अच्छी बात की है कि ये सभी फॉर्मूलाज वगैरह वो खुद प्रिपेयर करते हैं, हमें एक फाइनल इंडेक्स बना के दे देते हैं जिससे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया शुरू में, अगर बुल का सिलेक्शन करना पेडिग्री समझ में नहीं आ रही, टीपीआई के बेसिस पे कीजिए। अगर पेडिग्री समझ में आती है, मिल्क आप जानते हो, लेकिन अडर के बारे में समझ में नहीं आ रहा है, यूडीसी के बेसिस पे आप अडर के लिए बुल का सिलेक्शन कर सकते हैं। सो ये है न्यू वे ऑफ ब्रीडिंग बेसिकली। सेकंड है फिट एंड लेग कंपोजिट इंडेक्स। फिट और लेग में क्या क्या एबनॉर्मलिटीज होते हैं आने वाले स्लाइड में हम देखेंगे, लेकिन यहां पर भी कंपोजिट इंडेक्स में टोटल 5 पैरामीटर्स इकट्ठा करके यह देखा जाता है कि अगर किसी हर्ड में फिट और लेग के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जॉइंट इश्यूज है, हुप इश्यूज है, हुप चैलेंजेस है, लेग में एबनॉर्मलिटी है, डिफॉर्मिटीज है, उसे अगर हमें करेक्ट करना है आने वाली पीढ़ी में, तो हमें FLC का यूज करके नेक्स्ट जनरेशन जो है हम बेटर जेनेटिक्स की बना सकते हैं। आप जानते हैं अगर फीट में अगर कोई एबनॉर्मलिटी है तो वो हम सर्जरी से या फिर किसी मेडिसिन से उसको प्रॉपर नहीं कर सकते, या फिर हम हमारे एनिमल में उतना फिजियोथेरेपी या ये चीज़ें नहीं करते, वो हमारे लिए इकोनॉमिकल नहीं है उसको करेक्शन करना। सो बेस्ट वे है कि उस एनिमल को अगर आप कल नहीं करना चाहते, प्रोडक्शन अच्छा है लेकिन ये चीज़ से यू वांट टू गेट रिड, तो आप इसमें FLC जो बुल में अच्छा स्कोर है उस बुल का आप चयन करके अच्छा जेनेटिक्स कर सकते हैं। दिस इज द फॉर्मूला। अभी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा हर फॉर्मूला के, लेकिन हर कंपोजिट स्कोर के पीछे एक फॉर्मूला होता है और एक देयर इज अ साइंस, उसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंस होता है और उसी साइंस से ये एक जो फाइनल स्कोर बनता है। उसी तरह से बॉडी वेट कंपोजिट इंडेक्स बनता है जिसे हम BWC कहते हैं। तो ये बॉडी वेट के लिए है, जिसमें उसमें फिर से 5 पैरामीटर्स जो होते हैं डेयरी के वो उसमें डाले जाते हैं। आप जानते हैं जितना हेवी एनिमल उतना ज़्यादा फीड रिक्वायरमेंट रहेगी, उतनी स्पेस रिक्वायरमेंट रहेगी, उतना ही उसके बॉडी से हीट एक्सक्रीशन रहेगा, उतना ही बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा। और ये सभी को कंट्रोल करने के लिए आजकल जो फार्मर्स चाहते हैं कि एनिमल की हाइट कम होनी चाहिए। पहले होता था कि पंजाब में सबसे पहले जो एनिमल आए, या फिर आज आप इजराइल में जाके अगर एनिमल देखोगे, हर एनिमल 6 फीट के ऊपर का होता है, 6.5 फीट के ऊपर का होता है। बट ये जरूरी नहीं है कि 6.5 फीट का एनिमल जो होता है या 6 फीट का एनिमल है वो ज़्यादा दूध देगा, वो उनकी चॉइस है, उनके एनवायरनमेंट के हिसाब से उनको वैसी रिक्वायरमेंट है। आज हम देख रहे हैं पंजाब में हर फार्मर जो है वो कॉम्पैक्ट छोटी ब्रीड चाहता है, वो भी चाहता है कि 5.5 फीट 6.25 फीट की अगर एनिमल मिल जाता है तो दैट इज द बेस्ट एनिमल फॉर देयर स्टड, देयर फार्म। तो अगेन बॉडी वेट कंपोजिट इंडेक्स का ये एक फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूला के बेसिस पे बॉडी वेट कंपोजिट इंडेक्स बनता है। देन वी विल सी द स्टैचर। ये इंडिविजुअल पैरामीटर्स है, जैसे कि स्टैचर इज नथिंग बट द हाइट ऑफ द एनिमल। और ये एनिमल की हाइट कहाँ, ये जो पिन बोन होती है, इस पिन बोन के यहाँ से आपको हाइट लेनी होती है और इससे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपका एनिमल टॉल है या शॉर्ट है। हो सकता है कि आपके यहाँ पे एक शॉर्ट एनिमल है, एक छोटा एनिमल है। अगर आपके यहाँ छोटा एनिमल है और इसको आपको हाइटेड करना है, देन यू गो फॉर द टॉल पैरामीटर। आपको देखना है कि जो बुल जिसमें स्ट्रेचर टॉल है वो आप ले सकते हैं। अगर आपके पास में बहुत हाइटेड एनिमल है, उसको अगर आपको शॉर्ट करना है,
ऐसा बुल सिलेक्ट कीजिए जिसमें ये पैरामीटर निगेटिव में है। मैंने आपको पहले ही बताया था, बहुत सारे किसानों को हरदम ये लगता है कि हर पैरामीटर पॉजिटिव में होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। ये आपकी खुद के फार्म के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपको किस तरह से आपको ब्रीडिंग करना है उस हिसाब से आपका सिलेक्शन होना चाहिए। तो अगर आपके हाइटेड एनिमल है, आप उसके लिए कम स्टैचर का बुल या निगेटिव स्टैचर का बुल सिलेक्ट कीजिए। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आने वाले इसमें आपको जो ये होगा नेक्स्ट जनरेशन जो है उसमें शॉर्ट आएंगे। यहाँ पे ऊपर आपको दिखेगा राइट साइड में सबसे ऊपर, यहाँ पर भी रिलायबिलिटी दी होती है। और उसकी क्या रिलायबिलिटी है, पॉसिबिलिटी कितना है, अगर ऐसा होता है तो 80% पॉसिबिलिटी है। 100 में से 80 एनिमल में ये पॉसिबिलिटी है। अगर 100 एनिमल में उस बुल का आप सीमेन यूज करते हैं तो 80 एनिमल्स में आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, उसमें हाइट आपको कम मिलेगी। और ऑल दिस पैरामीटर्स के लिए वो स्टैंड्स ट्रू। सो रिलायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको डैम सील्ड वाले बुल में नहीं मिलता। या फिर जैसे मैंने आपको एक स्लाइड दिखाया था, इंफॉर्मेशन, इतनी इंफॉर्मेशन जो है वो सेम प्राइस में आपको डैम सील्ड वाले सीमेन या बुल से नहीं मिलती है। तो इफ यू हैव गुड इंफॉर्मेशन, बेटर इंफॉर्मेशन आपके फार्म के लिए, तो आपने इसका यूज करना है। फिर है स्ट्रेंथ। ये एक मैंने फोटो लगाया है, ये लास्ट ईयर के पीडीएफए में एक मिस्टर पोरस मेहला है, उनकी एक गाय है, इसने पीडीएफए में फर्स्ट प्राइज लिया था और इसका रिकॉर्ड मिल्क रिकॉर्ड था 72.060 लीटर्स। और जब हमने इस फार्मर से इंटरव्यू कहा तो उन्होंने कहा था कि उन्हें इस गाय की स्ट्रेंथ अच्छी लगी। सो दिस एनिमल हैज अ बेस्ट स्ट्रेंथ, इसलिए मैंने उसका फोटो लगाया। सो व्हाट इज एक्जैक्टली द स्ट्रेंथ? सो दिस काउ वाज इन 6 लैक्टेशन। 6 लैक्टेशन में इस गाय ने 70 लीटर दूध दिया 24 आवर्स में। यू कैन सी द एबिलिटी ऑफ दिस एनिमल गिविंग द हायर मिल्क in that particular age. So 6 lactation means around 7 to 8 years of age. तो बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इसमें देखा जाता है कि इस एनिमल का स्ट्रेंथ के वक्त इसका रिब्स कितना फ्लैट है, चेस्ट कितना वाइड है, और बॉडी कितना, इसका जो स्ट्रक्चर है वो कितना ये है कि इस एनिमल को वो स्ट्रेंथ देता है हर चीज को मेंटेन करने के लिए। फिर होता है बॉडी डेप्थ। होल्स्टीन में आपको अलग अलग तरह के एनिमल की बॉडी डेप्थ देखने को मिलेगी। आप फर्स्ट फिगर देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ये जो बॉडी डेप्थ है ये आपको अलग दिखेगी कंपेयर टू द ये थर्ड फिगर जो है, यहाँ पे आपको बॉडी डेप्थ अलग मिलेगी। अगेन बॉडी डेप्थ मैटर करता है कि एनिमल का बॉडी वेट कितना है, सिमिलरली उसमें रुमेन का साइज कितना है, सिमिलरली लंग साइज, और एवरीथिंग इंक्रीजेस। सो आइडियल ये होता है कि दिस इज द आइडियल, कि ये नॉर्मल होना चाहिए। इसका भी एक सेंटीमीटर में पैरामीटर होता है। इफ वी स्टडी मोर अबाउट दिस पर्टिकुलर पैरामीटर, तो एक पर्टिकुलर सेंटीमीटर जितना होना चाहिए, इंटरमीडिएट उसका स्कोर होना चाहिए, और वैसे ही एनिमल आपको सिलेक्ट करना है। एक होता है डेयरी फॉर्म, जैसे मैंने आपको बताया एक पैरामीटर है डेयरी फॉर्म। डेयरी फॉर्म का मतलब यह है आपको जो गाय है वो बैलबंडी खींचने के लिए नहीं चाहिए, आपको गाय चाहिए दूध के लिए। तो गाय कैसी होनी चाहिए, 5.5 से 6 फीट मैक्सिमम, 5.5 फीट। उसका वजन भी जो है वो 500 से 600 किलो तक का वजन होना चाहिए, और उसने 40 लीटर दूध देना चाहिए। तो अगर वो नॉर्मल एज हाइट की है, नॉर्मल प्रॉपर बॉडी वेट की है, तो उसकी फीड रिक्वायरमेंट भी कम रहेगी और मिल्क भी आपको ऑप्टिमम मिलेगा। तो उसे कहते हैं डेयरी फॉर्म। तो इसमें बहुत सारे एंगुलरिटी और बहुत सारे जो एनिमल्स के पैरामीटर है वो कंसिडर किए जाते हैं। तो डेयरी फॉर्म ऑल्सो एक पैरामीटर है जिसको कंसिडर करना चाहिए। नेक्स्ट है रम्प एंगल। मैंने आपको कहा था कि काविंग ईज का एक मैंने पैरामीटर कहा था, और मैंने कहा था कि आगे वाले स्लाइड्स में मैं आपको बताऊंगा कि काविंग ईज का इंपॉर्टेंस क्या है। इस तरह की एबनॉर्मलिटीज जो है वो आपको होल्स्टीन एनिमल में दिखेगी, और यही चीज होती है जो इनब्रीडिंग की वजह से आपको दिखती है। ये आपको डोमेस्टिक एनिमल में भी दिख सकती है, जो हमारे इंडिजिनस एनिमल है उसमें भी आपको ये देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर आप इसको प्रॉपर स्टडी करके इसे करेक्ट करते हो तो इसके हम बेनिफिट ले सकते हैं। इसे कहते हैं हाई पिन। सो ये जो लास्ट पिन बोन होता है ये हाई साइड में है, और ये होता है लो पिन। हमें क्या चाहिए, एनिमल विथ फ्लैट पिन बोन या फिर इंटरमीडिएट पिन बोन। ये आपको मैटर करता है डिस्टोकिया के लिए, इसकी वजह से डिफिकल्टी इन पार्चुरेशन आपको देखने को मिलता है। तो जब भी काविंग इसके पैरामीटर देखे जाते हैं उसमें यह भी देखा जाता है कि इसका रम्प एंगल कैसा है। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप आपके एनिमल को चेक करोगे, सबसे पहले देखिए कि रम्प एंगल कैसा है। अगर आपको रम्प एंगल इस तरह से दिखता है, सो यू गो फॉर लो पिन बुल। अगर लो पिन वाला बुल है, यू गो फॉर हाई पिन, सो दैट यू कैन गेट द इंटरमीडिएट एनिमल इन अ नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट है
थर्ड विड्थ या इसको रम्प विड्थ भी कहते हैं। यू कैन सी हियर दिस इज द रम्प विड्थ। यहाँ पे रम्प विड्थ छोटी है, यहाँ पे रम्प विड्थ जो है वो मीडियम है, और यहाँ पे जो रम्प विड्थ है वो ज़्यादा है, वाइड है। व्हाट वी वांट इज इंटरमीडिएट रम्प विड्थ, और साथ में ही जैसा हाई पिन और लो पिन ये दोनों अगर प्रॉपर है तो डिस्टोकिया के चांसेस जो है वो कम होते हैं। तो काऊ का सिलेक्शन करने के लिए रम्प विड्थ देखना बहुत जरूरी है। पुराने जमाने में ऐसा होता था कि अगर गाय का चयन करने जाना है तो गांव के लोग जो है वो एक बकेट लेके जाते थे, और जो बकेट है वो गाय के ये पैरों के बीच में रखते थे, और वो ये देखते थे कि क्या वो बकेट दोनों पैरों के बीच में बैठ सकती है या नहीं। अगर बैठ जाती है तो ये कहते थे कि ये अच्छी गाय है। वो भी एक तरीका होता था एनिमल सिलेक्शन करने का, वो भी एक साइंटिफिक तरीका है, लेकिन हमने कभी उसको साइंस के हिसाब से नहीं देखा। ये भी एक साइंटिफिक तरीका है जिसमें प्रॉपर पॉइंट्स दिए गए हैं। नेक्स्ट है रियर लेग साइड व्यू। मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि एक लेग का कंपोजिट स्कोर होता है, तो उसमें रियर लेग कुछ एनिमल्स में एब्नॉर्मलिटी होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये स्ट्रेट है, यहाँ पे थोड़ा सा एंगुलर है, और इस जगह पे बहुत ही ज़्यादा एंगुलर है। ये दोनों टाइप के जो होते हैं ये एब्नॉर्मलिटीज़ है। आपको जो है नॉर्मल सिकल कर्व होना चाहिए, उससे ज़्यादा जो सिकल कर्व नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा, आपको इंटरमीडिएट कर्व होना चाहिए, या फिर एकदम स्ट्रेट नहीं होना चाहिए। स्ट्रेट होने की वजह से एनिमल को नीचे बैठने में और खड़े होने में और चलने में परेशानी होती है, और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो होता है वो मिल्क प्रोडक्शन में आपको देखने को मिलता है। सिमिलरली रियर लेग साइड व्यू आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर एनिमल में, ये एब्नॉर्मलिटीज आपको ह्यूमन में भी मिलेगी। इफ somebody want to go in a military आर्मी सिलेक्शन, ये सबसे पहला क्राइटेरिया होता है। वो देखते हैं कि क्या आपके टो आउट है और ये जॉइंट इन है, दिस इज द टो आउट और ये इन, तो इस तरह से अगर कुछ होता है तो वो आपको रिजेक्ट करते हैं। वाई वी शुड सिलेक्ट सच एनिमल इन आवर फार्म। अगर ऐसे एनिमल्स है तो ये एबनॉर्मल्स है, इसे हम सर्जरी से या मेडिसिन से करेक्ट नहीं कर सकते। बेस्ट वे है ऐसा बुल सिलेक्ट किया जाए जिसमें ये जो है ज़्यादा पैरामीटर है या फिर पॉजिटिव में है, जिससे आपको आने वाली पीढ़ी में इस तरह का एनिमल आपको मिल सकता है। देन है फुट एंगल। ये एक एग्जांपल में आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर बुल का फुट एंगल वर्सेस इसका फुट एंगल। यहाँ पे देखिए ये फुट हुक जो है ये जमीन को कितना सरफेस एरिया ले रहा है, और ये पर्टिकुलर हुक जो है वो कितना सरफेस एरिया ले रहा है। इससे आपकी हुक इंजरी और बाद में जो लेग इश्यूज है, लेग प्रॉब्लम्स है, इससे आप कंट्रोल कर सकते हैं इस फुट एंगल और उसी तरह से ब्रीडिंग करके। देन है फिट एंड लेग स्कोर, ओवरऑल फिट एंड लेग स्कोर। मैं अभी आई जस्ट रन थ्रू इट, क्योंकि अभी हम एक 10:35 पे है, सो अनदर 5 मिनट विल क्लोज, सो 20 मिनट विल हैव फॉर अ डिस्कशन। देन है कंफर्मेशन, 4 अडर अटैचमेंट। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 4 अडर का अटैचमेंट कैसे होना चाहिए। सो दिस इज 1, ये है एकदम राइट वे ऑफ अटैचमेंट, ये एकदम फ्लैट है। 4 अडर का हाइट मैंने बहुत पहले आपको एक एग्जांपल में दिखाया था कि ये जो हॉक जॉइंट होता है इसके ऊपर आपका अडर होना चाहिए, इसके नीचे नहीं होना चाहिए। बहुत सारे फार्मर इस जॉइंट को नी जॉइंट भी कहते हैं, सो यू कैन टेल देम दैट दिस इज हॉक जॉइंट। तो इसके ऊपर जो है आपका अडर होना चाहिए, इसके नीचे अगर अडर है सो दैट इज नॉट अ गुड अडर। बाद में अडर विड्थ, सो आपको बैक साइड से एनिमल का टेस्टिंग करना है। एक थंब रूल करके जब भी आप किसी डेयरी फार्म में जाते हैं तो हमारे प्रोफेसर कहते थे कि कभी भी एनिमल को सामने से ऑब्जर्व नहीं करना है, एनिमल को पीछे से ऑब्जर्व करना है। और सबसे पहले तो एनिमल का डंग यानी गोबर आपको चेक करना है, उसी से आपको पता चलेगा एनिमल की हेल्थ कैसी है। तो उसी तरह से जेनेटिक्स भी चेक करने के लिए आपको एनिमल के पीछे से ही जाना है और आपको चेक करना है कि उसका अडर विड्थ कैसा है। इससे आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती है कि सस्पेंसरी लिगामेंट कैसा है, उसकी अटैचमेंट कैसी है। आने वाले 1-2 स्लाइड्स में मैं आपको दिखाता हूँ। फिर होता है अडर क्लेफ्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी क्लेफ्ट नहीं है, जैसे कि बीच में एक लाइन नहीं है। यहाँ पे ये जो लाइन है ये ऊपर तक लाइन है, तो इसमें आपको 2 अडर के बीच में जो बाइफर्केशन होना चाहिए वो आपको नहीं दिख रहा है। सिमिलरली एक होता है अडर डेप्थ, उसकी हाइट कितनी होती है। टीथ प्लेसमेंट, टीथ प्लेसमेंट ये लास्ट के 2 स्लाइड्स है, इससे ये पता चलता है आपका कि टीथ 2 तरह की होती है, फ्रंट टीथ और बैक टीथ। तो ये दोनों जो टीथ होती है वो एक सिंगल लाइन में होनी चाहिए। अगर ये सिंगल लाइन में होती है तो इससे जो है एनिमल कंफर्ट फील करता है जब आप इसमें मिल्किंग मशीन यूज कर रहे हो। क्योंकि अगर अडर
टीट्स इस तरह से है तो हो सकता है मिल्किंग के समय जो मिल्किंग कप्स आपने लगाए हैं वो एक दूसरे को टच करेंगे, बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन काउ डिस्टर्ब हो जाती है और मिल्क कप निकल सकता है। जितने बार मिल्क कप निकलेगा उतने लीटर का आपका लॉस होगा। जितने बार मिल्क कप निकलेगा उतने लीटर का आपका दूध का लॉस होगा। 1 लीटर का दूध का लॉस इज इक्वल टू 30 रुपीज। तो आप इमेजिन कर सकते हैं एक डेयरी फार्म जहां पे 10 एनिमल है, वहां पे 4 या 5 बार भी अगर कप निकल जाता है तो 5 लीटर का एक नुकसान हो सकता है, जो कि करीबन एक 200 रुपए या 100 रुपए से भी ऊपर का नुकसान हर दिन का होता है। तो अगर ये एबनॉर्मलिटी है तो आप इस तरह की सिलेक्शन कीजिए कि आपको जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें एक प्रॉपर टीट जो है आपको मिलेंगे। और लास्ट है टीट लेंथ। हमारे यहाँ पे बहुत सारे होल्स्टीन जो है वो क्रॉस ब्रीडिंग के बाद में आज हम 90, 95, 99% होल्स्टीन तक गए हैं। लेकिन क्योंकि वो पहले इंडिजिनस था, आज से 6 या 7 जनरेशन पहले इंडिजिनस में लॉन्ग टीथ का आपको एक जेनेटिक्स दिखेगा और जो प्योर होल्स्टीन होती है उसमें शॉर्ट टीथ का दिखेगा। तो टीथ होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। वाई इट शुड नॉट बी लॉन्ग टीथ। जितना लॉन्ग टीथ होता है उतना आप सरफेस एरिया ज़्यादा दे रहे हो बैक्टीरिया को ग्रो होने के लिए, और उसका अगर विड्थ भी ज़्यादा है तो उतना ज़्यादा चांस होता है मस्टैटिस का। दूसरा ये होता है कि अगर शॉर्ट टीथ है तो मिल्किंग के लिए बहुत डिफिकल्टी होती है। जो मिल्क कप है वो उसमें फिट नहीं बैठ पाते हैं, हरदम वो मिल्क कप निकल जाएंगे। उसकी वजह से जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, जितने बार मिल्क कप डाउन होंगे उतना लीटर मिल्क आपका वेस्ट जाएगा या फिर उतना लॉस आपको होगा। तो दिस इज अबाउट द टीथ लेंथ। मैंने ये फोटो आपको सबसे पहले बार दिखाया था और मैंने पूछा था कि आपका क्या डिसीजन रहेगा। इसने 11,000 लीटर दूध दिया है 305 दिन का। आपने कुछ उस समय में आपका कुछ डिसीजन रहा होगा। मैं अभी आपको ये सवाल फिर से पूछना चाहूँगा एंड देन आई विल रिक्वेस्ट डॉक्टर संतोष टू ओपन द टॉपिक फॉर डिस्कशन। तो आपका इसमें क्या सोल्यूशन है? आप ये समझने के बाद में क्या आप इस गाय को अभी परचेस करोगे या नहीं करोगे?